Good afternoon, dear students. In previous class, we studied about effects of heat and then specific heat. So today we will discuss again in specific heat. Clear? चलिए थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं. यहाँ से स्पेसिफिक हीट में हमने क्या देखा था. स्पेसिफिक सबसे पहले हीट रिक्वायर्ड हीट है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना हीट का रिक्वायरमेंट रहेगा, वो हीट है Q. तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. ठीक है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट. उसके बाद Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T. मीन्स जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को चेंज करोगे उतना ही ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट रहेगा. दोनों को कंबाइन करके लिखने से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल T. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं. अगर M का वैल्यू और डेल T का वैल्यू इंक्रीज होता है तो Q का वैल्यू भी इंक्रीज होगा. प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए अपन किसका मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट. और ये कांस्टेंट क्या है, S. ठीक, तो Q इज इक्वल टू क्या आया था, MS डेल T, वेयर S इज अ स्पेसिफिक हीट. ठीक है, स्पेसिफिक हीट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, नॉट वेरिएबल. ठीक, अब स्पेसिफिक हीट को अपन कैसे डिफाइन किए थे, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. ठीक, फिर अपन क्या देखे थे कि डिफरेंट मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट है डिफरेंट होता है. जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंस के स्पेसिफिक हीट अलग अलग है. ठीक है, लेड का अलग है, टंगस्टन का अलग है, मर्क्यूरी का अलग है, सिल्वर कॉपर अलग है. ठीक है, वाटर का यहाँ पे मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं 4186. ठीक, अब स्पेसिफिक हीट क्या बताता है अपने को. ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट वाटर का मैक्सिमम है. इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इतना जूल मतलब 4186 जूल एनर्जी वाटर को दूं और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है, 15. तो अगर मैं इतना सारा हीट उसको और दूंगा, 4186 जूल हीट और दूंगा वाटर को, तो उसका जो टेम्परेचर है कितना हो जाएगा, 15 से 16 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि कितना इंक्रीज होगा, 1 डिग्री. अगर आप इसका डबल हीट देते हो, ठीक है, तो इसका डबल हीट देते हो वाटर को, तो उसका टेम्परेचर कितना डिग्री राइज होगा, 2 टाइम्स. ठीक है, अच्छा याद रखना वाटर कितना लेना है, क्वांटिटी उसका 1 किलोग्राम. क्लियर, ऐसा यूनिट के लिए देखिए. अब इतना सारा हीट, जैसे 4186 जूल जो हीट है, मैं उसी हीट को किसको दे दूं, सिल्वर को दे दूं या फिर लीड को दे दूं, तो यहां से इसमें टेम्परेचर में ज्यादा इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, हालांकि क्वांटिटी दोनों का 1 किलोग्राम ही रहेगा, फिर भी इसमें टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, इसमें भी ज्यादा इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कम है. तो स्पेसिफिक हीट कम है तो इसको मैं 127 जूल ही दूंगा ना, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाएगा. लेकिन अगर इतना दूं तो इसका लगभग 10 गुना 15 गुना ज़्यादा हीट मिलेगा. ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जल्दी से राइज करेगा. क्लियर, वैसी आइस को मैं 2060 जूल अगर हीट दूं तब जाके उसका टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री राइज होगा. क्लियर, तो यहाँ से डिफरेंट मटेरियल का स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है और कांस्टेंट क्वांटिटी है. फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ कि 1 किलोग्राम वाटर का स्पेसिफिक हीट और 2 किलोग्राम वाटर का स्पेसिफिक हीट. तो अगर मैं बताऊँ 1 किलोग्राम वाटर का स्पेसिफिक हीट 4186 होता है, तो 2 किलोग्राम का कितना होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4186 ही रहेगा. 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6, 7 कितना भी किलोग्राम, उससे मतलब नहीं, क्वांटिटी से आपको मतलब नहीं है. ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन ही बताया गया है यूनिट मास सब्सटेंस के लिए. ठीक है, यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. इफ 487.5 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड to raise the temperature of 15 gram copper from 25 degree Celsius to 75 degree Celsius, then what is the specific heat of copper expressed in joule per gram degree Celsius. Clear, चलिए फॉर्मूला अपने को पता है, Q इज इक्वल टू MS डेल T. सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको गिवन वैल्यू पुट करना है. तो देखिए सबसे पहले 487.5 जूल हीट है ना, तो ये क्या है, क्यू का वैल्यू है, क्योंकि इतना सारा हीट अपन सप्लाई कर रहे हैं.
क्यू का वैल्यू, ठीक। अब उसके बाद 25 ग्राम कॉपर, तो 25 ग्राम कॉपर का मतलब क्या समझ रहे, क्वांटिटी है, मतलब एम का वैल्यू है, ठीक है। तो एम का वैल्यू कितना, 25। अब उसके बाद 25 से कितना कर रहे हैं अपन, 75। तो 25 to 70 मतलब चेंजेस कितना का हो रहा है, तो 50 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डेल टी का वैल्यू कितना आया, 50 डिग्री सेल्सियस। सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में, और एस का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। तो एस का वैल्यू कितना, 0.39 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर। देखिए यहाँ पे जो कॉपर का स्पेसिफिक हीट आया वो 0.39 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, और आपने जो टेबल देखा था उसमें कॉपर का स्पेसिफिक हीट कितना दिया है, 386.4। और मैंने कुछ देर पहले कहा था कि स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ भी वही है। देखिए यहाँ पे जो यूनिट है उसको देखिए, यूनिट यहाँ पे क्या दिया है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस तो सेम है, लेकिन हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें पर ग्राम है और इसमें पर किलोग्राम है। तो आप क्या करोगे, जो अभी हमने आंसर फाइंड आउट किया उसको क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू उतना आएगा। यहाँ पे 386 दिया है और यहाँ पे 390 अप्रॉक्स आएगा। क्लियर। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखिए, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इंटायर मास ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से फिर से सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना राइज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है, कितना भी क्वांटिटी हो सकती है, इंटायर मास बोला है, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसको अपन क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्पेसिफिक हीट यूनिट मास के लिए रहता है, तो एम मास के लिए कितना हो जाएगा, एम इंटू एस, ठीक है। यूनिट को अगर जितना भी क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, हीट कैपेसिटी। अब एक ही मटेरियल का जो हीट कैपेसिटी है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 1 किलोग्राम वाटर का स्पेसिफिक हीट 2 है, फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम वाटर का स्पेसिफिक हीट 2 है, तो 2 किलोग्राम का कितना होगा, 2 2 जा 4, 3 किलोग्राम का 6, 4 किलोग्राम का 8। मतलब क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ता है तो हीट कैपेसिटी बढ़ता है, बट स्पेसिफिक हीट नहीं बढ़ता, वो फिक्स रहता है, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अब इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ये जो सेंटेंस है उसको रीड करना है एक बार। यहाँ पे 2 कंटेनर है, एक में कोल्ड वाटर है और एक में हॉट वाटर है, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। अब एक कंटेनर में हॉट और एक कंटेनर में कोल्ड, और उस पूरे सिस्टम को अपन क्या कर देते हैं, आइसोलेटेड कर देते हैं। आइसोलेटेड करने का मतलब ये होता है कि किसी भी कंटेनर का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो ना तो एटमॉस्फेयर में जा सकता है, ना ही एटमॉस्फेयर का जो हीट है वो कंटेनर में आ सकता है। मतलब इसको एक बंद कमरे में, ऐसे कमरे में जो आइसोलेटेड हो, एटमॉस्फेयर से कोई भी कनेक्शन ना हो, ऐसे जगह पे रख देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो हॉट वाटर उसका टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, और जो कोल्ड है उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अच्छा, क्वांटिटी कितना कितना देखिए, दोनों में 1-1 लीटर है, ठीक है। हॉट वाटर भी 1 लीटर है और कोल्ड वाटर भी 1 लीटर है। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों बकेट का जो वाटर है उसको मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, ठीक है। मिक्स करने के बाद टेम्परेचर कितना होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एक्सरसाइज में, चलिए देखते हैं। तो याद रखना ये फॉर्मूला यूज करना, हीट गिवन आउट बाई हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाई कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक। एक जो है सब्सटेंस हीट देगा और एक जो है हीट लेगा। कैसे, जो हायर टेम्परेचर पे है वो हीट देगा और जो लोअर टेम्परेचर पे है वो हीट लेगा, और कुछ टाइम के बाद जो दोनों का जो टेम्परेचर है वो कॉमन हो जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं जो हॉट सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा और जो कूल्ड सब्सटेंस है उसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज होगा। क्लियर। अब हीट वाला फॉर्मूला क्या है, तो Q इज इक्वल टू क्या था, MS/T, ठीक है, MS del T। तो यही फॉर्मूला यूज किए, यही हीट गिवन आउट है, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट का, हॉट ऑब्जेक्ट का। तो क्या हो जाएगा, M1 इंटू S1। M1 क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट का, हॉट सब्सटेंस का मास। S1 क्या है, हॉट सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट, ठीक है।
और उसके बाद क्या है, फॉल इन टेम्परेचर। ठीक, अब फॉल इन टेम्परेचर मतलब चेंजेस इन टेम्परेचर। ठीक है, डेल टी का वैल्यू, तो मान लो पहले T1 था इनिशियल टेम्परेचर, जैसे 80 डिग्री दिया हुआ है, और फिर कुछ देर बाद T हो जाता है। ठीक है, तो चेंजेस कितना का आया, T1 माइनस टी। अच्छा, T माइनस T1 क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा ही रहेगा। ठीक, अब हीट एब्जॉर्ब बाई कोल्डर ऑब्जेक्ट क्या होगा, M2S2, ये भी Q का ही फॉर्मूला है। ठीक है, M2 क्या है, मास ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोल्ड सब्सटेंस, S2 क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड सब्सटेंस, और राइज इन टेम्परेचर, डेल टी है ये भी। अब डेल टी कितना हो जाएगा, T माइनस T2। अब यहाँ पे T2 माइनस टी क्यों नहीं किए, क्योंकि T कम था, ये वाला T क्या था, कम। देखो 20 है तो इसका टेम्परेचर तो राइज होना है, और राइज होने के बाद कितना हो जाएगा T, क्योंकि दोनों कॉमन टेम्परेचर में आएंगे, याद रखना। इसका टेम्परेचर T1 से कम होकर T हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर T2 से ज़्यादा होकर T हो जाएगा, तभी तो बोलेंगे ना कॉमन हो गया। तो डिफरेंस कितने क्या है, T माइनस T2। अब दोनों को अपन क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, क्यों इक्वेट किए, एनर्जी कंजर्वेशन के रूल से। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, ना तो कंटेनर का हीट एटमॉस्फेयर में जा सकता है, ना एटमॉस्फेयर का जो हीट है कंटेनर में आ सकता है, क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम में है। तो जो भी हीट का लेना देना होगा, ट्रांसफर होगा, वो उन्हीं दोनों कंटेनर में होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से क्या हो जाएगा, जितना हीट एक ऑब्जेक्ट देगा, एक सब्सटेंस देगा, उतना ही हीट दूसरा सब्सटेंस लेगा। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दिए। ठीक है, हीट टेकन बाय द मिक्सचर इज इक्वल टू हीट एमिटेड बाय मिक्सचर। ठीक, M1S1 इंटू T1 माइनस टी इज इक्वल टू M2S2 इंटू T माइनस T2। ठीक, चलिए यहाँ से दोनों में वाटर है। ठीक है, कंटेनर फर्स्ट और कंटेनर सेकंड दोनों में वाटर है, तो दोनों में अगर वाटर है मतलब मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक हीट भी इक्वल होगा दोनों का, ये भी वाटर ये भी वाटर, तो जो S इसका रहेगा वही S इसका भी रहेगा, तो दोनों क्या हो गए SS और कैंसर, M1 और इसमें भी M2। ठीक, अच्छा यहाँ से फिर अपन क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, और टी को यहाँ से सॉल्व करोगे तो ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से देखिए, M1S1 T1 माइनस टी इज इक्वल टू M2S2 T माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बुक में केवल S1 और S2 को इक्वल लिया क्योंकि दोनों वाटर है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में दोनों का क्वांटिटी सेम है, मतलब जितना हॉट वाटर का क्वांटिटी उतना कोल्ड वाटर का। ठीक है, तो M1 और M2 भी इक्वल हो जाएंगे, दोनों 1-1 लीटर है क्योंकि। ठीक है, हालांकि बुक में इसको नहीं किया लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से M भी कैंसल, S भी कैंसल, क्या बचा, T1 माइनस टी इज इक्वल टू T माइनस T2। अब ये जो T2 है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे और T को राइट साइड में, क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, ये वाला T इधर शिफ्ट होगा, T प्लस T, 2T, 2 इधर आएगा तो T1 प्लस T2 अपॉन 2 इज इक्वल टू T। फिर यहाँ से T1 और T2 का वैल्यू पुट कर देंगे, 80 और 20 था, तो 80 प्लस 20 कितना हुआ, 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 50, T इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना ये वाला जो फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब बाकी हमने S1 और S2 को S लिया, M1 और M2 को इक्वल लिया, कैंसिल करा दिया, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वांटिटी इक्वल है तभी हमने इक्वल लिया, और यहाँ पे दोनों मटेरियल सेम है इसीलिए हमने इक्वल लिया। अगर मटेरियल अलग अलग है, क्वांटिटी अलग अलग है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे M1 M2 अलग अलग लेंगे। ठीक है, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप सॉल्व करके मुझे पिक सेंड करिएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।